हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। जैसा कि हम लोग इसके पहले क्लासेस में पढ़े थे 3.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, हम लोग ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, काइनेमेटिक्स क्या है और मैकेनिक्स क्या है। ये सारे छोटे-छोटे जो डेफिनेशंस थे इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन यानी कि एक विमीय गति का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने आज पढ़ा था। आज हम लोग 4 फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। पहला 2 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, विस्थापन और दूरी, और दूसरा आप याद रखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे वेग और चाल, वेलोसिटी एंड स्पीड। ये 4 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चारों चीज़ एक्चुअली है क्या, और वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन में इसका क्या यूजेस है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो चले लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले से थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपका समय कुछ कम लगे। यहाँ पे हम लोग विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये दोनों के बारे में, दोनों का जो परिभाषा है ये मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दिया है। एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, मात्रक मीटर है। इसी तरह से दिए गए अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जनरली जब हम परिभाषा बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पे मैं ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। मान लिया जाए एक वस्तु जो है, इसको कैसे ये करते हैं। मान लिया जाए एक पॉइंट O है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में बॉडी जो है मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, मान लो t1 समय के बाद ये x1 डिस्टेंस पे है, इट इज x1 डिस्टेंस, और t2 समय पे ये x2 डिस्टेंस पे चला गया। कहाँ चला गया? x2। ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। t1 समय पे मान लिया जाए 10 बजे A बिंदु पे था और 10:30 बजे ये बिंदु B पे पहुंच गया। तो इसका विस्थापन कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसको अगर हम डेल x कहें तो डेल x, डेल जो है सब समय जो है किसी भी दो संख्या के अंतर को लेते हैं, x2 माइनस x1 होगा। डेल x क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। और बेटर इसको हम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। x2 माइनस x1 कहने का मतलब है कि यहां से वस्तु स्टार्ट करके ये यहां तक चला गया, तो t2 डेल t समय में, t2 माइनस t1 समय में ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक निश्चित दिशा में जब ये गति कर रहा है तो फिर जो है हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 मतलब डेल x पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, मतलब ये इधर गया। इफ x2 इज लेस देन x1, अगर x2 जो है x1 से कम होगा तो डेल x नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और इफ x2 is equals to x1 is del x equals to 0, तो हम देख रहे हैं कि विस्थापन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, बट इट मस्ट बी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही दिशा में लेंगे। जरूरी नहीं कि वस्तु सब समय एक ही दिशा में जाए।
अगर एक पाथ है पॉइंट ए से बी, 2 पॉइंट है, आप अपने घर से निकल रहे हो और आपको स्कूल जाना है। एक रास्ता सीधा है जो 2 किलोमीटर पड़ता है, आप जो है सीधे सीधे ए से निकले और बी में चले गए। अब क्या हुआ कि एक आपका फ्रेंड है जो इस पॉइंट पे रहता है, तो फिर आप पहले ए से एफ तक गए, फ्रेंड के पास गए और फिर बी तक आए, ये भी हो सकता है। और लौटते समय क्या किए, लौटते समय आप जो है बढ़िया से घूमते हुए इधर से गए, इधर आए, फिर फ्रेंड को ड्रॉप किए, फिर घूमते घूमते यहाँ पे एक मान लो बगीचा है, गार्डन है, गार्डन में आप लोगों ने घूमा और घूमने के बाद फिर यहाँ आए। क्या विस्थापन और दूरी दोनों, अब यहाँ पे देखेंगे कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। विस्थापन क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between 2 points. विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन होगा। मतलब अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो कौन सा पथ जो है आपको शॉर्टेस्ट होगा, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो कौन सा पार्ट आपका शॉर्टेस्ट होगा, आप देखते ही बोल सकते हो, बहुत इजी, वेरी गुड। कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होगा, ए से बी के बीच का, जो डायरेक्ट 1 नंबर पाथ। 2 नंबर पाथ उससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा और 3 नंबर पाथ और बड़ा होगा। तो आप जा रहे हो ए से बी तक ही, एक बार सीधे चले गए, एक बार ए से एफ तक गए, फिर बी तक गए, और तीसरे बार ए से जी तक गए, जी से एफ तक गए, फिर घूम करके बी तक आए। तीनों स्थितियों में आपकी दूरी अलग अलग होगा। ये पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई मतलब जो पाथ जो आप ट्रेवल कर रहे हो उसका लेंथ है, तो पथ की लंबाई है, इसलिए जो है तीनों कंडीशन में एक ही पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन तीनों कंडीशन में जो लेंथ ऑफ द पाथ है, पथ की जो लंबाई है, वो तीनों अलग अलग है। इसलिए 2 पॉइंट के बीच में विस्थापन सब समय सेम रहेगा, लेकिन दूरी अलग अलग हो सकता है। दूरी क्या हो सकता है, जिस पाथ पे आप ट्रेवल कर रहे हैं उसके बीच जितना पाथ आपने ट्रेवल किया, वो जो दूरी होगा वो आपको विस्थापन कहलाएगा। जो पथ जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो विस्थापन कहलाएगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ बाकी सभी जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। मेरा समझ से क्लियर है, दोनों लेंथ है, बट वन इज द शॉर्टेस्ट एंड द अदर इज विथ एनी पाथ। इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूरी और विस्थापन को कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं पहले इस एग्जाम्पल को आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बॉडी जो है, एक वस्तु जो है ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक आया। जैसा कि आप देख रहे हो, ए से बी तक 3 किलोमीटर, बी से सी तक 4 किलोमीटर और सी से डी तक 3 किलोमीटर अगेन है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए से बी तक जाने में दूरी और विस्थापन कितना हो रहा है, बी से सी तक जाने में दूरी और विस्थापन कितना हो रहा है, सी से डी तक जाने में दूरी और विस्थापन क्या हो रहा है। मान लिया दूरी को हम एस ले रहे हैं और विस्थापन को एक्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ए बी कितना है।
कहने का मतलब है कि ए से बी तक जाने में दूरी कितना तय किया है, तो इट इज 3 किलोमीटर जैसा कि चित्र से दिख रहा है। और एक्स ए बी कितना होगा, तो इट इज ऑल्सो 3 किलोमीटर। मतलब एस ए बी इक्वल्स टू एस एक्स ए बी। अगर एक स्ट्राइट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होगा। अब अगर हम ले रहे हैं ए सी, एस ए सी, तो एस ए सी बराबर एस ए बी प्लस एस बी सी। दिस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। और एक्स ए सी ये कितना हो जाएगा, ए सी मतलब ये डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस लेना होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 5 किलोमीटर। तो यहां पे हम देख रहे हैं एस ए सी इज ग्रेटर देन एक्स ए सी। कहने का मतलब जब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है तो दूरी ज्यादा होगा और विस्थापन कम होगा। अब देखेंगे कि मान लो एस ए डी, एस ए डी एक्चुअली क्या है, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 10 किलोमीटर। वेयरएज एक्स ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स ए डी का मतलब भले ही ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, लेकिन ये न्यूनतम जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा विच इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। यहां पे भी देख रहे हैं कि ज्यादा है। क्या होगा अगर ये वापस डी से ए तक आ जाता है, ए बी सी डी, तो ऐसे कंडीशन में एस ए टू ए घूम करके ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आ गया, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 14 किलोमीटर। वेयर एज एस एक्स ए टू ई ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 किलोमीटर। तो विस्थापन आप देख रहे हो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है सब समय पॉजिटिव होगा। इट में भी 0 और पॉजिटिव। दूसरी बात है दूरी जो है सब समय बड़ा होगा या इक्वल होगा, जैसे इसमें देख रहे हैं इक्वल होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में दूरी जो है विस्थापन से छोटा नहीं होगा, सब समय विस्थापन जो है छोटा होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एक कर्व पाथ पे सर्कल में ए से बी, बी से सी तक गए एक बॉडी, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ए बी सी ये पाई आर विच इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 22 मीटर। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट ए से सी तक इट इज इक्वल्स टू 2r विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 14 मीटर। तो यहां पे हम लोगों को कुछ चीजें जो दिखती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन हो सकता है, ये कुछ एग्जांपल से हम लोग को यहाँ पे दिखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो मैं आपको इसको अलग से मैं आपको रिटन में दे दूंगा कि क्या अंतर होता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अगर हम इधर जो है दूरी ले रहे हैं, इधर जो है विस्थापन ले रहे हैं, तो फर्स्ट दूरी अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है। सेकंड दूरी विस्थापन के बराबर या बड़ा होगा, यह दूरी
बराबर या छोटा होगा। या 0 या धनात्मक होगा, या 0 धनात्मक एवं ऋणात्मक, तीनों हो सकता। ये 0 धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना चाहिए। दूरी और विस्थापन में जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना चाहिए। जो अंतर यहाँ पे हम देख रहे हैं वही अंतर आप इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेग और चाल। इसमें क्या अंतर है? तो हम लोग चलिए आते हैं वेग और चाल में क्या अंतर है और वेग और चाल किसे कहते हैं। चाल, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उसका चाल कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कोई वस्तु मान लिया जाए कोई किसी भी पाथ पे ऐसे करते हुए ए से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, ये 20 किलोमीटर। एक रोड के ऊपर, रोड आप जान रहे हैं स्ट्रेट एकदम नहीं होता है, ऐसे चला गया 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर जाने में इसको मान लिया जाए t=30 मिनट लगता है। इसको कितना समय लगता है? 30 मिनट लगता है। तो इसका चाल कितना होगा? बहुत सिंपल है, t चाल बराबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं, ये होता है दूरी बटे समय। याद रखिएगा क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर और टाइम कितना है? 30 मिनट। इसको भी आवर्स में चेंज कर ले तो 60 से डिवाइड करेंगे आवर, 20 60 अपॉन 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसमें हमको ना तो ये इसका कोई डायरेक्शन लेना है, ना कोई, सिर्फ जो पथ का लंबाई है उसी को हमको लेना है। यहां पे हम दूरी को लेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर इसका जो है दूरी हो जाएगा। ये दो तरह का हो सकता है। सबसे पहला तात्कालिक औसत चाल, निश्चित समय में तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। मान लिया जाए इसको हम डेल एस लेते हैं और डेल टी। एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है, यहां से इसका डिस्टेंस है एक्स S1, इसका डिस्टेंस है S2। तो यहां से यहां तक जाने में T1 समय लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में T2 समय लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये जो हो जाएगा इसका औसत चाल हो जाएगा। और तात्कालिक चाल या ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड, इसको कहेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर मोशन में, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी वस्तु की जो चाल होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बटे उसका समय अंतराल, उसे हम लोग कहेंगे तात्कालिक चाल। मान लिया जाए हम कहेंगे 5th सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड में तय किया,
तो इसका हम चाल कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सेकंड में। आप मोटरसाइकिल चलाते रहते हो, आपकी नजर स्पीडोमीटर पे जाती है, स्पीडोमीटर पे जाने पर आप देखते हो कि आपका कांटा 50 किलोमीटर पर आवर पे है, आप बोलते हो बहुत तेज चला रहा हूं मैं। वो जो उस समय आपने इंस्टेंट में आपने जो मोटरसाइकिल की स्पीड देखा है, वो उसका तात्कालिक ताक्षणिक चाल हो गया। वो क्या हो जाएगा, ताक्षणिक चाल हो जाएगा। और औसत चाल क्या होगा कि आप जो है टोटल डिस्टेंस कितना गए और उसको कितना टाइम लगा, सिंपल। वो दोनों का जो औसत निकालोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, औसत। उसको हम औसत चाल कहेंगे। अब एक दूसरा क्वांटिटी आता है, वो है औसत वेग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी हम इसको क्या कहेंगे, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of any body is called its velocity. किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। क्या है ये विस्थापन का दर? मान लो कि एक बॉडी, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था, वो पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट है x1, यहां से एक पॉइंट है x2। यहां से यहां तक जाने में t1 समय लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में t2 समय लग रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन x1 एंड x2? अगर पॉइंट A है और ये B है, तो A और B के बीच का औसत वेग कितना होगा या वेग कितना होगा? तो हम वेलोसिटी इक्वल्स टू कहेंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यह विस्थापन बटे समय। याद रखिए, इसे हम लोग वेक्टर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। इसमें भी हम लोग जो है तात्कालिक वेग और तात्कालिक चाल और ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक औसत वेग और औसत तात्कालिक वेग ले सकते हैं। औसत वेग क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। ये विस्थापन बटे समय, इसमें भी एक निश्चित समय अंतराल में। तो ये एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? औसत वेग। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा, पहले एग्जाम्पल में, अगर सेम एग्जाम्पल को मैं फिर से ले रहा हूं, ए बी सी डी, लेकिन यहां पे एक इंफॉर्मेशन और मिल जा रहा है हमको। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक जाने में इसको मान लिया जाए 5 मिनट का समय लग रहा है, या इसको मीटर कर देते हैं। इधर जो है मान लिया जाए इसको 1.5 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे फिर 1.5 सेकंड लग रहा है। तो इसका औसत चाल ए से बी तक चाल और वेग दोनों सेम होगा, लेकिन अगर ए से सी तक जाएगा, ए से
सी के मध्य। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए कुल कुल दूरी हो गया 3 + 4 और कुल टाइम हो गया 3.2 + 1.5 सेकेंड, 7/3.5 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन औसत वेग क्या हो जाएगा? v एवरेज क्या हो जाएगा? तो v एवरेज इक्वल्स टू, हम जैसा कि जान रहे हैं 3, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेंगे और ये कितना आया था 5 मीटर, तो 5 मीटर अपॉन 3.5 टाइम जो है, तो ये 1/0.7 10/7 मीटर पर सेकेंड। इससे जो कि आप देख रहे हो कम है। अगर इसी तरह से ये वापस यहां तक आ जाता है तो इसका औसत चाल तो सेम रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन औसत वेग कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी अलग अलग चाल में ये वस्तु जो है गति कर सकता है। एक ही दो बिंदुओं के बीच का औसत चाल और औसत वेग अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं, अच्छा एक चीज जो है, जैसे उसमें विस्थापन और दूरी में अंतर पड़े थे, इसी तरह से इसमें भी जो है वेग और चाल में अंतर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। ये आपके परीक्षा में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने विस्थापन और दूरी में अंतर पढ़ा था, सेम ऐसे यहाँ पे वेग और चाल, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है। सबसे पहले वेग जो है एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, या धनात्मक शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा। और वेग जो है का मान चाल से कम या बराबर हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। चाल का मान वेग के बराबर या अधिक होगा, कम नहीं होगा। ये 3 बेसिक डिफरेंस है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था, मान लो एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, फिर से ए बी सी होते हुए 2 पॉइंट के बीच में ट्रेवल करता है। इसका 14 मीटर है और ए से सी तक जाने में जो समय लग रहा है सी तक जाने में लगा समय 10 सेकंड है। तो औसत चाल एवं वेग ज्ञात करें। ये आपको प्रश्न दिया गया है। ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है, 14 मीटर है, समय लगता है 10 सेकंड, तो औसत वेग और औसत चाल कितना होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसका विस्थापन किया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दूरी कितना तय किया। तो दूरी बराबर हम लिख सकते हैं कर्व ए बी सी, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर इक्वल्स टू होगा 22/7 गुणित 14, 44 मीटर। सो चाल हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 44/10, 4.4 मीटर पर सेकेंड। जबकि इसका वेग कितना होगा? तो वेग के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन बराबर यहां से यहां तक ये 14 है, ये 14 है, तो 14 + 14 + 14 28। तो वेग बराबर 28/10, 2.8 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो कि चाल जो है वेग से अधिक है। अब क्या होगा अगर इतने ही समय पे ये वापस आ जाता है? ए से सी तक 10 सेकंड यहां से यहां तक जाने में लगा और फिर 10 सेकंड में वापस आ गया, तो इसका चाल कितना हो जाएगा? चाल जो है 44 + 44
अपॉन 20, ये अभी भी 4.4 मीटर पर सेकंड होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। जबकि वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वेग 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाल जो है सिर्फ पॉजिटिव होगा या 0 होगा। आपको ये अगर कोई दूरी नहीं से चलेगा तो चाल 0 हो जाएगा, नहीं तो ये कुछ न कुछ होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको अभी मैंने चाल और वेग में अंतर को स्पष्ट करने का कोशिश किया, और मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम लोग चाल और वेग को, एक समान वेग या एक समान चाल को ग्राफ के द्वारा कैसे पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ों को इसके बाद 3.3 में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में याद रखिए, बिना न्यूमेरिकल्स किए आपको कोई फायदा नहीं है। आपके इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको जरूर करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, और आप अपने बुक से भी न्यूमेरिकल्स को जरूर कीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं क्लास को, ऐसे भी लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया आपको, कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई अच्छा चीज़ जो है अगर आपको मिलता है तो शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।